नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने सॉलिड स्टेट फिजिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 2। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम किन किन बातों के बारे में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, यूनिट सेल की। ठीक है, थोड़ा बहुत सुना सुना लग रहा होगा, 11th में पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज यूनिट सेल। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की बात करेंगे, यानी जो यूनिट सेल हम पढ़ेंगे वो कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे किसकी, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, यानी जो एक यूनिट सेल होता है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम यहाँ पर रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी एक रिलेशन बनाएंगे किस किस के बीच, एटॉमिक रेडियस और लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल के बीच। ठीक है, जो कि क्या होने वाला है, इंपोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हेडिंग डालिए क्या है, यूनिट सेल। हम सीखते हैं कि यूनिट सेल क्या होता है ना। जैसे कि पिछले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, स्पेस लैटिस के बारे में। हमने पढ़ा था कि जो हमारे सॉलिड होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं, एटम से मिलकर बने होते हैं। और जब हम किसी सॉलिड के एटम को किससे रिप्लेस करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट से रिप्लेस करते हैं, या बोल सकते हैं हम किससे, आर्बिट्री पॉइंट से रिप्लेस करते हैं, तो हमारे पास क्या मिलता है, एक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट मिलता है, या बोल सकते हैं हम अरेंजमेंट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मिलता है। एंड अरेंजमेंट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट इन 3 डायमेंशन को ही क्या बोला हमने, स्पेस लैटिस बोला या फिर पॉइंट लैटिस बोला। वहां पर एक छोटी सी कंडीशन थी कि जो स्पेस लैटिस में हर पॉइंट होता है उसका जो सराउंडिंग होता है वो कैसा होता है, आइडेंटिकल होता है। ठीक है, तो हमने वहां पर कल एक 2 डायमेंशन में स्पेस लैटिस बनाई थी, उसी को हम यहां पर दोबारा से रिपीट करते हैं। ओके, तो मैं सबसे पहले क्या बना रहा हूं, यहां पर एक स्पेस लैटिस बना लेता हूं, किसको समझने के लिए, इस यूनिट सेल को समझने के लिए। तो मैंने जैसे पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में बोल सकते हैं, जो कल बनाई थी उस पर हम देख लेते हैं। वैसे यहां पर क्या बना देते हैं, एक यूनिट क्या बना देते हैं, एक स्पेस लैटिस बना देते हैं। ठीक है, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि ये क्या है, मेरे पास यहां पर पॉइंट है और ये पॉइंट किसके हैं, मेरे पास स्पेस लैटिस के हैं। ओके, इस तरीके से मैंने यहां पर क्या बना दिए, पॉइंट बना दिया। अब जैसे मेरा बुक में बना हुआ है स्पेस लैटिस, मैं वैसा ही यहां पर बना दे रहा हूं एज इट इज, वहां से टीप के। ओके, तो इस तरीके से क्या बनी हुई मेरी बुक में यहां पर स्पेस लैटिस। और कैसी स्पेस लैटिस है ये, 2 डायमेंशनल स्पेस लैटिस है। तो 2 डायमेंशनल स्पेस लैटिस को इस तरीके की हमारे पास दी गई है। ओके, तो एक और बनाते हैं, कितने हो गई, 1 2 3 4 6 बनाने पड़ेंगे। इस तरीके से ये किया, यहाँ पर एक और बना दिया। ये पॉइंट है, इन पॉइंट सब ने अरेंज हुए और क्या बनाया, एक स्पेस लैटिस बनाया। ये क्या है, मेरे पास एक स्पेस लैटिस है। और स्पेस लैटिस कहाँ है, 2 डायमेंशनल स्पेस लैटिस है, यानी कहाँ है ये, 2 डायमेंशन में है। अगर 3 डायमेंशन बनाना चाहूंगा तो मुझे आपकी और भी पॉइंट बनाने पड़ेंगे, जो कि क्या है, असंभव है। नाउ हमने एक चीज और पढ़ी थी पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में, वो क्या था, ट्रांसलेशन वेक्टर था। यानी कहने का मतलब था हमारा, ट्रांसलेशन वेक्टर से अगर हम किसी स्पेस लैटिस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाना चाहते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, ट्रांसलेशन वेक्टर का यूज करते हैं। और हमने ट्रांसलेशन वेक्टर को इस तरीके से डिफाइन किया था, ट्रांसलेशन वेक्टर टी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, n1 वेक्टर ए प्लस का n2 वेक्टर बी प्लस का n3 वेक्टर सी होता है। और ये कहाँ होता है, इन 3 डायमेंशन। कहाँ होता है ये, इन 3 डायमेंशन। अब ये क्या है, 2 डायमेंशन है। इन 2 डायमेंशन जो ट्रांसलेशन वेक्टर होता है वो क्या होता है, n1 वेक्टर ए प्लस n2 वेक्टर बी होता है। और इस ट्रांसलेशन वेक्टर की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूं, किसी स्पेस लैटिस में पॉइंट ए से पॉइंट बी में जा सकता हूं, या बोल सकता हूं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा सकता हूं ना। मैं क्या करूंगा, यहां पर इस ट्रांसलेशन वेक्टर की हेल्प से यहां पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाऊंगा। देखो कैसे, मैं इनिशियली अज्यूम कर लेता हूं कि मैं कहां हूं, इस पॉइंट ए पर हूं। कहां पर हूं, इस पॉइंट ए पर हूं। और मैं कहां गया, यहां से इस पॉइंट बी पर गया। मैंने अज्यूम कर लिया ये पॉइंट कौन सा है, बी पर गया। अब मैं पॉइंट ए से बी में कैसे जाऊंगा, एक ट्रांसलेशन वेक्टर की हेल्प से जाऊंगा। अभी मैं भूल गया कि वो ट्रांसलेशन वेक्टर कैसा है, भूल गया मतलब मैं यहां पर उसकी डिस्कस नहीं कर रहा हूं कि ए से बी तक जाने के लिए कैसा ट्रांसलेशन वेक्टर मुझे चाहिए। हमें इतना पता है कि ए से बी कब जा सकते हैं, हम एक ट्रांसलेशन वेक्टर की हेल्प से जा सकते हैं। और उसको मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ए से बी क्या खींच दिया, मैंने एक ट्रांसलेशन वेक्टर खींच दिया। ठीक, और उसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। नाउ अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां से कहां से, इस पॉइंट बी से इस पॉइंट सी में जा रहा हूं, अगेन किसकी हेल्प से, एक ट्रांसलेशन वेक्टर की हेल्प से। फिर मैं इस पॉइंट सी से कहां आ रहा हूं, इस डी पर आ रहा हूं, अगेन किसकी हेल्प से, एक ट्रांसलेशन वेक्टर की हेल्प से। फिर मैं इस डी से कहां आ जा रहा हूं, इस ए में आ जा रहा हूं। तो मैंने यहां पर ट्रांसलेशन वेक्टर की हेल्प से क्या बना दिया है, एक पैरेललोग्राम बना दिया है।
दिख रहा है आपको पैरेललोग्राम ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है और किसकी हेल्प से बना हुआ है, ट्रांसलेशन वेक्टर की हेल्प से बना हुआ है। और इसी पैरेललोग्राम को क्या बोलते हैं हम, यूनिट सेल बोलते हैं। तो पैरेललोग्राम मेड बाय ट्रांसलेशन वेक्टर इज नोन एज यूनिट सेल। एक सस्ती सी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अगर हम ट्रांसलेशन वेक्टर की हेल्प से किसी एक स्पेस लैटिस में क्या बनाए, एक पैरेललोग्राम बनाए, तो पैरेललोग्राम किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करता है ना। इसको हम यूनिट सेल क्यों बोल रहे हैं, देखो बड़ा ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं इस पैरेललोग्राम ABCD को रिपीट करो, देखो पहले यहां पर बनाया, फिर यहां पर, 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 यानी मैं इस सिंगल पैरेललोग्राम को रिपीट करके ये पूरी की पूरी स्पेस लैटिस क्या कर सकता हूं, कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो पैरेललोग्राम ABCD है, ये क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पेस लैटिस है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। तो यूनिट सेल क्या है, ये पैरेललोग्राम जो यहां पर दिख रहा है यूनिट सेल है। और डिफाइन कैसे करेंगे यूनिट सेल को हम, यूनिट सेल इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पेस लैटिस which on repetition construct whole space lattice। यानी जो रिपीट, अगर उसको हम रिपीट करें बार बार उस स्मॉलेस्ट यूनिट को, तो वो क्या बना देगी, पूरी की पूरी स्पेस लैटिस बना देगी। तो इसलिए यहां पर ABCD क्या है, एक यूनिट सेल है जो किससे मिलकर बनी हुई है, ट्रांसलेशन वेक्टर की हेल्प से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो अब ये कैसी ये कैसी यूनिट हुई बता सकते हो आप, कैसी यूनिट सेल हुई बता सकते हो आप। ये जो ट्रांसलेशन वेक्टर है AB यहां पर, या फिर BC है, या फिर CD है, ये कैसा ट्रांसलेशन वेक्टर है, पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। इस टाइप का ट्रांसलेशन वेक्टर क्या कहलाता है, प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर कहलाता है। ठीक है, जिसमें जो हमारे पास फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर होते हैं, अगर उनके कोफिशिएंट कैसे हों, इंटीजर हों, तब उस टाइप के ट्रांसलेशन वेक्टर को क्या बोलते हैं हम, प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर बोलते हैं। तो ये जो यूनिट सेल है, यहां बोल सकते हैं ये जो पैरेललोग्राम है किससे मिलकर बना हुआ है, प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर से मिलकर बना हुआ है। तो इसलिए हम इसका दूसरा नाम भी बोलेंगे इस यूनिट सेल का, वो क्या हो जाएगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल। यहां पर मैं अंदर क्या लिख दूंगा, इसके P लिख दूंगा, और ये P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्या है, प्रिमिटिव यूनिट सेल है। ऐसा क्यों बोला हमने इसको, क्योंकि ये प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर की हेल्प से मिलकर बनी हुई है। ये तो हमने यूनिट सेल बनाई किसकी हेल्प से, प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर की हेल्प से ना। अब हम नॉन प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर की हेल्प से भी यूनिट सेल बना सकते हैं। अब देखो नॉन प्रिमिटिव, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा कि नॉन प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर क्या होते हैं, ऐसे ट्रांसलेशन वेक्टर जिनमें फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर के जो कोफिशिएंट होते हैं। अब फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर क्या होते हैं, ये A और B क्या होते हैं, हमारे पास फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर होते हैं। इनके जो कोफिशिएंट n1 और n2 है, अगर इनकी वैल्यू क्या हो, नॉन इंटीजर हो, तब उस टाइप के ट्रांसलेशन वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, नॉन प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर बोलते हैं। अगर हम किसी नॉन प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर की हेल्प से एक यूनिट सेल बनाएंगे, तब उस टाइप के यूनिट सेल को क्या बोल देंगे हम, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल बोल देंगे। देखो कैसे बनाएंगे, बड़ा सिंपल है बनाना। ओके, मैं क्या अज्यूम कर लेता हूं कि इनिशियली मैं कहां हूं, इस P पॉइंट पर हूं। मैंने अगर इस P पॉइंट से कहां जाऊं, इस Q पॉइंट पर जाऊं, तो ये कैसा ट्रांसलेशन वेक्टर हुआ, एक नॉन प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर हुआ। हमने पिछले लेक्चर में जब ट्रांसलेशन वेक्टर ड्रॉ किया था, तब जो ऐसा वाला ट्रांसलेशन वेक्टर था वो कैसा था, नॉन प्रिमिटिव था। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सीधे नॉन प्रिमिटिव बोल दे रहे हैं। तो कहां गया मैं, इस P से कहां गया, इस Q में गया, फिर Q से कहां गया मैं, इस R में गया, फिर R से कहां गया मैं, S गया, फिर S से कहां गया, अगेन इस P में आ गया। देखो अगेन मेरे पास क्या आ गया, यहां पर एक पैरेललोग्राम निकल के आया। अगर इस पैरेललोग्राम को मैं रिपीट करूं, देखो रिपीट करूं, फिर रिपीट करूं, फिर रिपीट करूं, फिर रिपीट करूं, फिर रिपीट करूं, तो मेरे पास क्या निकल के आ जा रहा है, ये पूरी की पूरी स्पेस लैटिस क्या हो जा रही है, कंस्ट्रक्ट हो जा रही है, या फिर ये बन जा रही है। तो ये भी क्या हुआ, एक टाइप का यूनिट सेल हुआ। लेकिन कैसा यूनिट सेल हुआ, ये नॉन प्रिमिटिव हुआ। कैसा हुआ, नॉन प्रिमिटिव हुआ ना। ये क्या है, प्रिमिटिव, ये क्या है, नॉन प्रिमिटिव। दोनों में एक अंतर और है, देखो ये प्रिमिटिव है, इसके अंदर कोई भी एटम नहीं है, दिख रहा है आपको, सॉरी एटम बोल सकते हैं, पॉइंट ही बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये जो हमारे पास यूनिट सेल है ABCD, इसके अंदर आपको कोई भी पॉइंट देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो ये हमारे पास निकल के आया नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल निकल के आई PQRS, इसके अंदर एक एटम है। ये एटम इसके सेंटर में भी हो सकता है, इसके फेस में भी हो सकता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो ये भी क्या होगा, डिफरेंस होगा किसके बीच, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल के बीच। क्या प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर कोई भी
पॉइंट नहीं होगा, और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर पॉइंट होगा। वो एक पॉइंट भी हो सकता है, वो 2 पॉइंट भी हो सकते हैं, ठीक है। इस केस में कितना है, सिर्फ 1 पॉइंट है। ओके, तो ये तो क्या हो गया हमारे पास यूनिट सेल इन 2 डायमेंशन। तो डेफिनेशन लिख दो, हिंट डालो, यूनिट सेल, पहले डायग्राम बनाओ, उसके नीचे उसकी डेफिनेशन लिख दो। मैं यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, ठीक है। इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पेस लैटिस विच ऑन रिपीटेशन forms complete lattice okay, which on repetition form complete lattice known as unit cell। इतनी बात क्लियर हुई ना। अब देखो, अब ये तो कहाँ हुआ, 2 डायमेंशन में हुआ, लेकिन हम जानते हैं एक्चुअल वर्ल्ड में या एक्चुअल लाइफ में जो भी हमारे पास सॉलिड होता है वो कैसा होता है, 3 डायमेंशनल होता है। तो इसका मतलब हमारे पास जो स्पेस लैटिस होना चाहिए वो भी कैसा होना चाहिए, 3 डायमेंशनल होना चाहिए। तो स्पेस लैटिस के जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी, इसको हमने यूनिट सेल बोला, वो भी कैसा होगा, 3 डायमेंशनल होगा। तो अगर यहां पर इसका 2 डायमेंशनल रूप, इस यूनिट सेल का 2 डायमेंशनल रूप क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो 3 डायमेंशनल रूप कैसा होगा, एक पैरेललोपिपेड होगा। तो सिंपल सी बात हुई ना। अगर 2 डायमेंशन में क्या है, हमारे पास पैरेललोग्राम है, तो 3 डायमेंशन में अपने आप ही क्या हो जाएगा, पैरेललोपिपेड हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का 3 डायमेंशनल रूप क्या होता है, एक पैरेललोपिपेड होता है। अब पैरेललोपिपेड आप जानते हो, जिसमें कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं और 12 साइड होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पैरेललोपिपेड बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक हमारे पास जो क्या होता है, क्यूब होता है, वो क्या है, एक टाइप का पैरेललोपिपेड है, ठीक है। या जो क्यूबॉइड होता है वो भी क्या है, एक टाइप का पैरेललोपिपेड है। नाउ देखो किस तरीके से हम 3 डायमेंशन में देखेंगे। तो 3 डायमेंशन में क्या होगा, सिंपल सा हमारे पास एक पैरेललोपिपेड होगा। ओके, तो पहले इसे मिटा देते हैं, फिर देखते हैं यूनिट सेल इन 3 डायमेंशन, यूनिट सेल इन 3D। ओके, देखो 3 डायमेंशन यूनिट सेल कैसी होती है, अभी हमने डिस्कस किया कैसी होती है, पैरेललोपिपेड होती है, क्योंकि 2 डायमेंशन में अगर पैरेललोग्राम है तो उसका 3 डायमेंशनल रूप क्या हो जाएगा, हमारे पास पैरेललोपिपेड हो जाएगा। तो किस टाइप का यूनिट सेल देखने को मिलेगी, कुछ इस टाइप का हमको देखने को मिलेगा। ओके, तो पैरेललोपिपेड कुछ इस टाइप का होता है। तो ये क्या बना दिया हमने, यूनिट सेल इन 3 डायमेंशन, ठीक है। ये क्या बना दिया, यूनिट सेल इन 3 डायमेंशन। अब देखो यहां हमारे पास एटम कहाँ, सॉरी, जो हमारे पास क्या है, जो पॉइंट है वो कहाँ है, कॉर्नर में है। तो यहाँ भी जो पॉइंट वो कहाँ होंगे, कॉर्नर में होंगे। यहाँ पर होगा एक पॉइंट यहाँ होगा, 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 एक पॉइंट यहाँ होगा और एक पॉइंट यहाँ होगा। देखो अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर भी क्या होगा, पॉइंट होगा, या तो इनके फेस में हो सकता है या अंदर हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से क्या होंगे, ये पॉइंट होंगे। कहाँ, ये कहाँ है, फेस में है, और ये कहाँ है, इसके सेंटर में है। तो इस तरीके से हमको क्या देखने को मिलेगी, यूनिट सेल देखने को मिलेगी। कहाँ, इन 3 डायमेंशन। कहाँ देखने को मिलेगी हमको, इन 3 डायमेंशन देखने को मिलेगी। नाउ फॉर सिंप्लिसिटी हम ऐसा अज्यूम करते हैं, जो 3 डायमेंशन में हमारे पास यूनिट सेल होती है वो एक्चुअल में कैसी होती है, एक क्यूब की तरह होती है, ठीक है। एक पैरेललोपिपेड ने क्या ले लिया हमने, क्यूब ले लिया, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, इनके सारे के सारे साइड क्या होंगे, सेम लेंथ के होंगे। तो इन 3 डायमेंशन फॉर अवर सेक ऑफ ताकि हमको सॉल्व करने में क्या हो, आसानी हो, समझने में आसानी हो, हमने क्या ले लिया, यहाँ पर एक क्यूब ले लिया। हमने यहाँ पर एक पैरेललोपिपेड नहीं लिया, उसका एक फॉर्म ले लिया जिसको हमने क्या बोला, क्यूब बोला। अब क्यूब बोलने का मतलब क्या होगा कि जितनी यहाँ पर साइडें हैं उन सबकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, सेम होगी। अब यहाँ पर एटम को इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे, और कुछ अंदर भी हो सकते हैं, कुछ इसके फेस में भी हो सकते हैं। ये क्या है, फेस है, और ये क्या है, यहाँ पर ये फेस हो गया इसका, और ये क्या होगा, इसका सेंटर हो गया, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर वो कैसा होगा, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल से बना होगा तो वो अंदर भी होगा, उसके यहाँ फेस में हो सकता है, अंदर हो सकता है। अगर प्रिमिटिव यूनिट सेल से बना होगा तो सिर्फ कहाँ पर होगा, कॉर्नर में होगा, ठीक है। ना अब जो इस टाइप के हमारे पास यूनिट सेल होती हैं उनको हम 3 टाइप से डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं क्या, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरे को हम बोलते हैं क्या, फेस सेंटर यूनिट सेल, एंड तीसरे को हम बोलते हैं क्या, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। ओके, तो हिंट डालिए, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ओके, तो यूनिट सेल हमारे पास जनरली 3 टाइप की होती हैं। पहली जो होती है हमारे पास क्या होती है, सिंपल क्यूबिक। कौन सी होती है, सिंपल क्यूबिक, और इसको सिंपल भाषा में हम SC भी लिख देते हैं, ठीक है। सिंपल क्यूबिक यानी SC। नाउ इसका मतलब क्या, सिंपल क्यूबिक का मतलब क्या हुआ, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास फॉर सिंप्लिसिटी अगर 3 डायमेंशन में हम क्या बनाना चाहें, कोई यूनिट सेल बनाना चाहे, वो कैसी होगी, हमारे पास एक क्यूब की तरह होगी। अगर इस क्यूब में, या फिर बोल सकते हैं इस यूनिट सेल में जो हमारे पास पॉइंट हैं, अब पॉइंट को मैं एटम भी बोल सकता हूं, ठीक है, क्योंकि जो पॉइंट को, जो
एटम थे उनको किससे रिप्लेस किया था हमने, पॉइंट से रिप्लेस किया था। अब इसको क्या बोल सकता हूं, एटम भी बोल सकता हूं। तो इन सिंपल क्यूबिक सेल जो हमारे पास एटम होते हैं वो सिर्फ कहां पर होते हैं, कॉर्नर में होते हैं। इधर होंगे, इधर होंगे, इधर होंगे, इधर होंगे, इधर होंगे, इधर होंगे, इधर होंगे और इधर होंगे, ठीक है। तो एटम सिर्फ कहां पर होगा हमारे पास, कॉर्नर में होगा, और इसके फेस में या फिर इसके अंदर, इस क्यूब के अंदर कोई भी एटम नहीं होगा। यानी ये किस टाइप के यूनिट सेल हुआ हमारे पास, प्रिमिटिव यूनिट सेल हुआ, ठीक है। यानी जो पैरेललोग्राम होगा, इनिशियल जो 2 डायमेंशन में पैरेललोग्राम बना होगा, वो पैरेललोग्राम कैसा होगा, कैसा यूनिट सेल होगा, वो एक प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा, तभी तो इसके अंदर कोई भी एटम नहीं आया। तो इस टाइप के यूनिट सेल को हम क्या बोल देते हैं, सिंपल क्यूबिक बोल देते हैं। तो दूसरे टाइप का हमारे पास यूनिट सेल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फेस सेंटर यूनिट सेल। क्या बोलते हैं, दूसरा लिखो, फेस सेंटर यूनिट सेल। जैसे नाम से पता चल रहा है, फेस सेंटर यूनिट सेल, इसको हम सिंपल भाषा में FCC भी बोलते हैं, फेस सेंटर यूनिट सेल। देखो नाम से पता चल रहा है, देखो होगा क्या इसमें, तो सबसे पहले तो सेल कैसी होगी, यूनिट सेल कैसी होगी हमारे पास, एक क्यूब की तरह होगी। सबसे पहले क्या बना देते हैं, एक क्यूब बना देते हैं। यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, एक क्यूब है, ओके। ये क्या है, इनकी साइडें हैं, ओके ना। सबसे पहले तो क्या होगा, एक एक एटम तो कॉर्नर पे होगा ही होगा। देखो एक एटम यहां पर, 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 एक एटम यहां पर और एक एटम यहां पर। साथ ही साथ जो यहां पर एक क्यूब का जो हर फेस है, उस फेस पे भी क्या होगा, एक एटम होगा। हर फेस में क्या होगा, एक एटम होगा। अब किसी क्यूब के पास कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, तो हर फेस में क्या होगा, एक एटम होगा। तो अज्यूम कर ले ये वाला फेस, सबसे पहले इस बाहर वाले में बना दे, ये वाला एटम कहां है, ये बाहर वाले में है। ये वाला एटम कहां है, जो सबसे पीछे वाला फेस है उस पर है, ठीक है। और ये वाला एटम कहां है, ये राइट वाले में है। ये वाला एटम कहां है, ये लेफ्ट वाले में है। ये वाला एटम कहां है, ये अपर वाले में है। ये वाला एटम कहां है, ये डाउन वाले में है। तो टोटल कितने यहां पर एटम रख दिए हमने, 6 एटम रख दिए, और 6 के 6 एटम कहां है, हर फेस में है। यानी हर फेस में क्या होगा, एक एटम होगा। और इस टाइप के यूनिट सेल को हम क्या बोल देते हैं, फेस सेंटर। जैसे नाम से पता चला, फेस सेंटर। और होगा कहां, वो फेस के सेंटर में होगा। ये वाला एटम कहां है, जो ये वाला फेस है सबसे बाहर वाला, उसके सेंटर में है। ये वाला एटम कहां है, जो सबसे पीछे वाला फेस है, उसके सेंटर में का है। ये वाला एटम कहां है, जो राइट वाला हमारे पास फेस है, उसके सेंटर में। सिमिलरली ये लेफ्ट वाले में, ये अपर वाले में, और ये वाला डाउन वाले के सेंटर पे है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, फेस सेंटर यूनिट सेल। नाउ जो हमारे पास सेकंड टाइप का, जो थर्ड टाइप का होता है, ये तो क्या सेकंड टाइप, जो थर्ड टाइप की हमारे पास यूनिट सेल होती है, वो कौन सी होती है, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। बहुत इंपॉर्टेंट, क्या, बॉडी सेंटर यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। ओके, सिंपल भाषा में इसको हम BCC भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, BCC। नाम सुना होगा आप लोगों ने, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। ओके, यूनिट सेल है तो होगी कैसी, वो क्यूब की तरह होगी। एक ये बना, क्या बना दिया यहाँ पर मैंने, एक क्यूब बना दिया इस तरीके से। नाउ अब क्या होगा, जो हमारे पास 8 एटम है वो तो कॉर्नर पे होंगे ही होंगे। 8 एटम तो होंगे ही होंगे। देखो यहाँ पर एक, 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 यहाँ पर एक और यहाँ पर एक। अब देखो 8 एटम तो है कहाँ, कॉर्नर पे। साथ ही साथ जो एक एटम है वो कहाँ होगा, इसके ठीक सेंटर पे होगा। जैसे हमारे पास क्यूबिक क्या होता है, कोई एक क्यूबिक बॉक्स है, उसके यहाँ से ले जाओ, उसके ठीक सेंटर पे क्या रख दो, कोई एक पॉइंट रख दो, कोई बॉल रख दो या फिर कोई एटम रख दो, तो वो कहाँ होगा, इस पूरे के सेंटर पे होगा। अब इसका सेंटर कहाँ पर हुआ, यहाँ हुआ कहीं। ये क्या हुआ, इसका सेंटर होगा। रेड से बना देता हूँ, ये क्या हुआ, इसका सेंटर हुआ, ठीक है। ये सेंटर दिख रहा है आपको, देखो ये कहाँ है, बाहर की ओर है। देखो इसको अगर मैं इससे मिला दूं, इस पॉइंट को, तो डायगोनल देखो कहाँ है, ये इसके सेंटर में, ऊपर से रखा और इसके सेंटर में डाल दिया, तो ये कहाँ हो गया, बॉडी सेंटर हो गया, यानी उस क्यूब के सेंटर पे। तो इस टाइप के यूनिट सेल को हम क्या बोल देंगे, बॉडी सेंटर यूनिट सेल बोल देंगे। इतनी बात क्लियर हुई। तो ये क्या हो गया हमारे पास, डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल हो गए। ये क्या हो गया, सिंपल क्यूबिक। ये क्या हो गया हमारे पास, फेस सेंटर। ये क्या हो गया, बॉडी सेंटर। सिंपल क्यूबिक में क्या होगा, हमारे पास 8 एटम होंगे, कहां पर, हर कोने पर। यहां पर क्या होगा हमारे पास, हर कोने पर एक एक एटम तो होगा ही होगा। साथ ही साथ हर फेस में एक एटम होगा। कितने फेस हैं, 6 एटम, तो 6 फेस हैं, तो 6 फेस में 6 एटम। सिमिलरली बॉडी सेंटर में क्या होगा, जो हमारे पास 8 कोने हैं, वहां पर एक एक एटम तो होगा ही होगा। साथ ही साथ उसके सेंटर में भी क्या होगा, एक एटम होगा। अब बॉडी के सेंटर में है, ठीक है। जैसे आप अज्यूम कर सकते हो, बक्सा है आपके पास, ऐसे लेके ऊपर से बीच में रख दिया, ओके, जहां पर होता है, समझ रहे हो। अब ये थोड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि इसमें बॉडी सेंटर में आप सोच सकते हो, थोड़ा आंख बंद करो और सोचो, बॉडी के सेंटर पे से रख दिया मैंने जाके, ओके। फिर ये डायगोनल से ऐसे मिला दिया। ये कहाँ है, बाहर वाला एंड है, ये वाला कहाँ है, एंड, अंदर वाला एंड है। तो अंदर वाला कॉर्नर है, बाहर वाला कॉर्नर, दोनों को मिला दिया और ये बीच में पड़ रहा है, ओके। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 3 टाइप की यूनिट सेल को डिफाइन कर दिया, ठीक है। बॉडी सेंटर यूनिट सेल, ओके, यूनिट सेल,
ना अब डिस्कस करते हैं किसकी, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, जो कि क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेड डालिए, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। ओके, किसी एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं। सबसे पहले किसकी बात करते हैं हम, यहाँ पर सिंपल क्यूबिक की बात करते हैं। किसके लिए, फॉर सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक को हम एससी भी लिख सकते हैं, सिंपल, ठीक है। तो फॉर सिंपल क्यूबिक, किसी सिंपल क्यूबिक में कितने एटम होंगे। ओके, देखो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हमने, सिंपल क्यूबिक कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। एक क्यूब बनाया हमको और उस क्यूब के हर कॉर्नर पे क्या होता है, एक एटम होता है, इस तरीके से ये। ओके, तो क्या होगा, एक एटम इस कॉर्नर पे होगा, एक एटम इस कॉर्नर पे, एक एटम इस कॉर्नर पे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अभी तो मेरे को क्या लग रहा है कि सिंपल क्यूब में कितने एटम होंगे, 8 एटम होंगे, लेकिन नहीं, किसी भी एक स्पेस लैटिस में क्या सिर्फ एक ही यूनिट सेल तो क्या होती है, वहां पर हजारों यूनिट सेल होती है, वहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल होती हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक यूनिट सेल को लूँ, देखो यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ, उस डायग्राम की हेल्प से हम इसे समझ सकते हैं। देखो कैसे, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे बड़ा सा एक क्यूबोर्ड बनाया करके, ध्यान से देखना है इसको आप, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये, इस तरीके से। फिर यहाँ पर एक लाइन ऐसे, आप इसको स्केल के हेल्प से बनाओ, बढ़िया करके ध्यान से देखना मैं कैसे बना रहा हूँ, और जैसे जैसे बना रहा हूँ वैसे वैसे बनाते रहो। मैं दिख रहा है ना आपको मेरा लिखा, मैं थोड़ी देर को जाऊँ, चलो। ओके, तो पहले इसको इधर मिलाया हमने, इसको फिर यहाँ से इधर मिला दिया, इसको फिर यहाँ से इधर मिला दिया, इसको फिर यहाँ से इधर मिला दिया ना। अब क्या करेंगे, देखो अब इसको यहाँ से उठाओ, इसके सेंटर से इसके सेंटर को मिला दो, देखो ये मिलाया, फिर इसके सेंटर को इसके सेंटर से मिला दो, ये लो जी मिला दिया ना। अब क्या करो, इसके सेंटर को इसके सेंटर से मिला दो, ये लो जी ये भी मिला दिया। अब क्या आप करो, इसके सेंटर को इसके सेंटर से मिला दो, ये लो भैया ये भी मिला दिया। नाउ अब यहाँ पर सेंटर ढूंढो, ये सेंटर हो गया और यहाँ ये सेंटर हो गया, दोनों को ऐसे मिला दो। अभी चलेगा, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, अब एक काम करो, इसके सेंटर को इसके सेंटर से मिला दो, ये लो जी मिला दिया, यहाँ मिला दिया, फिर इसके सेंटर को इसके सेंटर से मिला दो, ये लो जी भैया मिला दिया। अब इसको इससे मिला दो, ओके मिला दिया। अब क्या करना है, देखो कुछ और करना है, हाँ बहुत कुछ करना है अभी। अब एक काम करो, यहाँ पर इसके सेंटर से इसके सेंटर को मिला दो, ये मिला दिया जी। अब एक काम करो, क्या करोगे, इसको के सेंटर से इसके सेंटर को मिला दो, जैसी आपकी इच्छा, ये मिला दिया जी। ओके, फिर अब इसके सेंटर को इसके सेंटर से मिला दो, ये मिला दिया सर। ओके, अब इसके सेंटर को इसके सेंटर से मिला दो, मिला दिया जी। ओके ना, अब एक काम करो, यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये कटा है और ये कटा है, इन दोनों को मिला दो, मिला दिया जी। फिर यहाँ पर इससे इसे मिला दो, ये भी मिला दिया जी, मिला दिया जी ना। कुछ और बचा मिलाने को, हाँ जी देखो, इससे इसे मिला दो, मिला दिया जी। फिर इससे इसे मिला दो, मिला दिया जी। अब बताओ भैया हमको कितने क्यूबिक सेल है इसके अंदर, गिन सकते हो आप कितने क्यूबिक सेल यहाँ पर बन गए, ये लो कितने क्यूबिक सेल बने, 8 बन गए शायद, ठीक है। देखो कैसे ध्यान से देखना, एक दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये है एक, उसका दूसरा पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, उसका ये पॉइंट ये है, फिर ये है, फिर ये है। देखो ये सब मिलकर कितने बना दिए यहाँ पर, 8 बन गए। 8 देखो, एक ये है, फिर इसके ठीक पीछे, फिर आगे वाला, एक पीछे वाला, फिर ऊपर आगे वाला, फिर पीछे वाला, ऊपर आगे वाला, ऊपर पीछे वाला, यानी 4 ऊपर है 4 नीचे हैं। टोटल कितने बन गए यहाँ पर, 8 यूनिट सेल बन गए ना। अभी हमने किसकी बात कर रहे थे, इस एससी की बात कर रहे थे, यानी सिंपल क्यूबिक सेल की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर जो ये वाला एटम होगा, ये वाला एटम कितने यूनिट सेल के लिए है, क्या सिर्फ इसी का है क्या। देखो अगर मैं इसे नाम दे दूं, इस पॉइंट को ध्यान से देखना आप, इसे मैं ए बोल रहा हूं, इसे मैं पॉइंट बी बोल रहा हूं, इसे मैं पॉइंट सी बोल रहा हूं, इसे मैं डी बोल रहा हूं, इसे मैं ई बोल रहा हूं, इसे मैं एफ बोल रहा हूं, इसे मैं जी बोल रहा हूं, इसे मैं एच बोल रहा हूं। देखो यहां पर ये ए बी सी डी ई एफ जी एच एक क्यूबिक सेल है, और यहां पर बी पॉइंट पर एक एटम रखा हुआ है। क्या ये एटम सिर्फ इसी यूनिट सेल का है, आंसर है नहीं। ये इसके पीछे वाले यूनिट सेल का भी है, इसके इधर वाली यूनिट सेल का भी है, इसके इधर वाली यूनिट सेल का भी है, इसके ऊपर 4 और यूनिट सेल है उनका भी है। तो ये जो एटम यहाँ पर पॉइंट बी पर रखा हुआ है वो कितनों के साथ कंट्रीब्यूशन कर रहा है,
8 यहां पर यूनिट सेल के साथ कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो इस एटम का इस एक यूनिट सेल के लिए सिर्फ कितना पार्ट आ रहा है? 1/8 पार्ट आ रहा है, क्योंकि सॉरी इस बी वाले एटम को देखो, इस बी वाले एटम का इस यूनिट सेल के लिए, यानी जो यहां पर ABCDEFGH जो यूनिट सेल है उसके लिए सिर्फ उसका कितना पार्ट आ रहा है? 1/8 पार्ट आ रहा है, क्योंकि ये जो एटम है कितने यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है? 8 यूनिट सेल के साथ क्या हो रहा है? शेयर हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो ये एक एटम है वो कितने के साथ शेयर हो रहा है? 8 के साथ शेयर हो रहा है। तो अगेन जो ये ए वाला होगा, जो ए पर जो एटम होगा वो भी तो 8 के साथ होगा, क्योंकि यहां पर सिर्फ 8 यूनिट सेल तो थोड़ा होंगे, यूनिट सेल कितने होंगे? इनफाइनाइट यूनिट सेल होंगे। तो यहां पर ये जो यहां पर ए पर एटम है वो भी कितने के साथ शेयर होगा? 8 के साथ शेयर होगा। तो इसका भी एक यूनिट सेल के लिए कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा? 1/8 होगा। सिमिलरली इस सी वाले एटम का भी एक यूनिट सेल के लिए कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा? 1/8। सिमिलरली इसका भी 1/8, इसका भी 1/8, इसका भी 1/8, इसका भी 1/8, इसका भी 1/8। तो हर जो कॉर्नर पे जो एटम होता है उसका एक यूनिट सेल के लिए कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8 होता है। इसका भी कितना होगा? 1/8। यहां पर एक एटम नहीं है, ये 1/8 एटम है, क्योंकि यहां पर 8 यूनिट सेल और चिपक जाएंगे यहां पर इसके साथ। जैसे कि यहां पर इस बी पॉइंट पर देखने को मिल रहा है कि इस बी पॉइंट पर 8 यूनिट सेल के कॉर्नर चिपके हुए हैं। तो ये एटम 8 यूनिट सेल के लिए एटम है। तो यानी एक यूनिट सेल के लिए उसका कितना पार्ट हुआ? 1/8 पार्ट हुआ। तो 1/8 इसका होगा, 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 1/8 इसका होगा और 1/8 इसका होगा। तो ये सारे के सारे कॉर्नर वाले एटम मिलेंगे, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ एटम कितना आ जाएगा, या फिर नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना आ जाएगा? यहां पर बताइए, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल कितना आ जाएगा? देखो कितने हैं, एक कॉर्नर में कितना है? 1/8 और टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हैं? 8। तो 8 इंटू 1/8, क्योंकि एक कॉर्नर का 1/8 और टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर 8, तो 8 से 8 कैंसिल, तो कितना बचा हमारे पास? 1। यानी अगर हमारे पास कोई एक सिंपल क्यूबिक सेल है तो सिंपल क्यूबिक सेल का जो एक सेल होता है वो कितने एटम के बराबर होता है? एक एटम के बराबर होता है। यानी एक क्यूबिक सेल में या फिर एक सिंपल क्यूबिक सेल में कितने एटम होते हैं? सिर्फ एक एटम होता है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है इसका। अगर मैं बोल रहा हूं कि हर कॉर्नर पे एक है, तो यहां पर 8 एटम नहीं है, सिर्फ कितना एटम है? एक एटम है, क्योंकि कॉर्नर पर रखा हुआ हर जो एटम है वो 8 यूनिट सेल के साथ क्या कर रहा है? कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है, या फिर 8 यूनिट सेल के साथ क्या हो रहा है? वो शेयर हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर सिर्फ कितना एटम होगा हमारे पास? एक एटम होगा। ओके, अब किसके लिए देखते हैं? यहां पर सिंपल एससी के लिए तो हो गया। अब किसका? एफसीसी, यानी फेस सेंटर फॉर एफसीसी। दूसरा किसके लिए हमारे पास? फॉर एफसीसी। एफसीसी के लिए देखो, एफसीसी क्या होता है अभी हमने डिस्कस किया। एफसीसी में क्या होता है हमारे पास? एक क्यूबिक शेल होता है कुछ तरीके से। ओके, तो ये क्या है मेरे पास? एफसीसी एज्यूम कर लिया मैंने, दिख रहा है ना आपको ये? ओके, ये तो 8 एटम तो कहाँ होंगे? कॉर्नर पे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। साथ ही साथ एक एटम कहाँ होगा? हर फेस के सेंटर पर होगा। देखो अब मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखना है। ये वाला एटम कहाँ है? आपके फर्स्ट जो फ्रंट वाला फेस है उसके सामने। और ये वाला कहाँ है? जो सबसे पीछे वाला फेस है उसके सेंटर पे। ये वाला कहाँ है? लेफ्ट वाले के सेंटर पे। ये वाला कहाँ है? राइट वाले के सेंटर पे। ये वाला कहाँ है? जो सबसे नीचे है उसके सेंटर पे। और ये वाला कहाँ है? जो सबसे ऊपर है उसके सेंटर पे। नाउ अब जैसा कि जो कॉर्नर पे वाले हैं उनका हर एक का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है? 1/8 रहता है, जो कि हमने अभी देख लिया क्यों रहता है। ना जो फेस में है, जो फेस में है उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? देखो अगेन यहां पर आते हैं ना। अब देखो, ये देखो, इसको देखो, ये फेस है यहां पर, ये ABD-G एक फेस है। अगर इस फेस में मैं क्या रख दूं? एक एटम रख दूं इस तरीके से। ये देखो, ये एटम कितने फेस के साथ कंट्रीब्यूशन कर रहा है? देखो ये जो फेस ABDG है ये 2 यूनिट सेल का फेस है। एक तो जो आगे की ओर है और दूसरी जो ये पीछे की ओर है। तो यानी जो ये एटम है ये कितने यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है? 2 यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है। तो बड़ा आसान सी बात हुई कि इस एटम का आधा पार्ट आगे वाले यूनिट सेल का और आधा पार्ट पीछे वाले यूनिट सेल का, और किसी और यूनिट सेल के साथ शेयर नहीं हो रहा है। यानी जो एटम कहां पर होते हैं? किसी यूनिट सेल के फेस पर होते हैं, तो उसका एक यूनिट सेल के लिए कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है? 1/2 कंट्रीब्यूशन होता है। तो यहां पर नंबर ऑफ एटम कितने आ जाएंगे बताओ? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल किसमें? इन एफसीसी, इन फेस सेंटर यूनिट सेल में कितने आ जाएंगे बताइए?
कितने आ जाएंगे, देखो कॉर्नर के लिए 1/8 इंटू 8, ये तो किसके लिए हो गया, कॉर्नर के लिए हो गया। एंड प्लस प्लस क्या आ जाएगा, देखो अब फेस कितने हैं हमारे पास, 6 फेस हैं। 6 फेस, हर फेस में कितना एटम है, एक एटम है। और एक एटम का एक यूनिट के लिए, एक यूनिट सेल के लिए कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, 1/2 कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। देखो सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा, देखो ये यहाँ 1 हो गया और ये कितना हो गया, 3 हो गया। 1 + 3 कितना होता है, 4। तो एक फेस सेंटर यूनिट सेल में पर एटम यूनिट सेल कितने होते हैं हमारे पास, 4 होते हैं। तो आपको याद रखना है, सिंपल क्यूबिक में कितना होता है, 1 होता है। पर नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होता है, 1 होता है। अगर फेस सेंटर लेंगे तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होता है, 4 हो जाता है। ठीक है, अब सिमिलरली कैसे कहाँ निकाल देंगे हम, बीसीसी में निकाल देंगे, यानी बॉडी सेंटर यूनिट सेल में निकाल देंगे। हेड डालिए फॉर बीसीसी। ओके, यहां पर लिख दें, इसी में बना देते हैं फॉर बीसीसी। देखो बीसीसी में क्या होता है, फॉर बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। ओके, फॉर बीसीसी में देखो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन, सॉरी जो यहां पर एटम होंगे वो तो कॉर्नर पे होंगे ही होंगे, साथ ही साथ जो एक हमारे पास एटम होगा कहां होगा, सेंटर पर होगा। ये एटम कहां है हमारे पास, सेंटर पर है। और ये एटम किसी भी दूसरी यूनिट सेल के साथ कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, क्योंकि कहां होगा, ये सेंटर पर होगा और किसी भी दूसरी यूनिट सेल के साथ इसका कोई कनेक्शन या कोई रिश्ता नहीं होगा। तो यानी ये जो एटम है वो पूरा का पूरा इस यूनिट सेल का है। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। तो यहां पर नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ, फॉर बीसीसी। देखो इनका तो कितना हुआ, 8 × 1/8, ये तो किसका हुआ, कॉर्नर वालों का हुआ। प्लस किस क्या हो गया, ये जो यहां पर कहां है, सेंटर पे है, तो पूरा का पूरा 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका कोई भी विभाजन नहीं होगा, यानी ये जितना है उतना ही रहेगा, क्योंकि कहां है, ये सेंटर पे है और किसी भी दूसरी यूनिट सेल के साथ कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है या फिर कोई भी साझेदारी नहीं कर रहा है। इससे कट गया कितने टाइम, 1 टाइम, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो इन बीसीसी, इन बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, जो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होता है वो कितने होते हैं हमारे पास, 2 होते हैं। इन एफसीसी 4 एंड इन सिंपल क्यूबिक कितना होता है, 1 होता है। ये तीनों आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। इतनी बात क्लियर हुई। ओके, अब एक चीज और याद रखनी है, जो कॉर्नर पे है एटम उनका 1/8 पार्ट यूज होता है, और जो फेस पर है उसका 1/2 पार्ट यूज होता है, और जो सेंटर पे होता है वो पूरा का पूरा यूज होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो नंबर ऑफ एटम तो आप निकाल ही लोगे ना। अब जो हमारे पास अगला है वो है हमारे पास क्या, रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूबिक सेल। देखो यहां से यहां तक जो लेंथ हुई इसे हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूबिक सेल, लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूबिक सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ए है, यहां से एस से लेकर ई तक, ये क्या हुई, लेंथ ऑफ एज हुई। इसके बीच और जो एटम हमने यहां पर रखे हुए हैं इनकी रेडियस के बीच क्या करना है, अब रिलेशन निकालना है। तो ठीक है, तो हिंट डालिए, एटॉमिक रेडियस, रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड लेंथ ऑफ एज ऑफ यूनिट सेल। ओके, रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड लेंथ ऑफ एज ऑफ यूनिट सेल। ओके, जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये क्या होती है हमारे पास, इस तरीके से एक यूनिट सेल होती है। कितनी एज है हमारे पास इसमें, कितनी एज होती है किसी एक यूनिट सेल में, 12 एज होती है। ठीक है, और एक ऐसी है क्यूबिक है, तो हर एज की जो लेंथ होगी सेम होगी। मैंने एज्यूम कर लिया एज की लेंथ कितनी है, ए है। ओके, यहाँ को भी ए, यहाँ को भी ए, और यहाँ को भी कितनी है हमारे पास, ए है। ओके, इस ए और जो एटम हमने यहाँ पर रखे हुए हैं, कॉर्नर में रखे हुए हैं या फिर सेंटर में रखे हुए हैं, कहीं पर भी रखे हुए हैं, उनके बीच क्या निकालना है, उनकी रेडियस के बीच और इस ए के बीच क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो हमारे पास अभी अलग अलग टाइप की हमारे पास यूनिट सेल होती है। सबसे पहले किसके लिए देखते हैं हम, सिंपल क्यूबिक के लिए देखते हैं। सबसे पहले हेड डालो फॉर सिंपल क्यूबिक, फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ना। अभी तक हमने डिस्कस किया इन सिंपल क्यूबिक सेल क्या होता है हमारे पास, एक हमारे पास क्यूब होता है इस तरीके से, और इस क्यूब के हर कॉर्नर पे क्या होता है, एक एटम होता है। इस तरीके से डिस्कस किया था हमने, एक एटम यहाँ होता है, एक एटम यहाँ, 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 यहाँ और यहाँ। इसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक बोलते हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूँ इस सिंपल क्यूबिक की जो एज है उसकी लेंथ कितनी है, ए है, यहाँ को भी ए है, यहाँ को भी ए है और यहाँ को भी ए है। नाउ ये तो कैसी कंडीशन हुई, ऐसी कंडीशन हुई जिसमें हमको डील करना क्या रहता है, आसान रहता है। लेकिन एक्चुअल लाइफ में क्या होता है, एक्चुअल लाइफ में जो ये एटम होते हैं वो क्या रहते हैं, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, यानी वो क्या रहते हैं, कंप्रेस्ड रहते हैं। ठीक है, तो ये एटम ऐसे दूर दूर नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ ऐसे कांटेक्ट में होते हैं ना। मैं क्या कर रहा हूं, इस यूनिट सेल का एक फेस ले रहा हूं, एक फेस ले रहा हूं और यहां पर रख रहा हूं, और इस फेस में कितने एटम है, 4 एटम है। देखो एक एटम ये है, एक एटम ये है, एक एटम ये है और एक एटम ये है। ये 4 के 4 एटम कैसे हैं, सिमिलर एटम है। देखो अब इनमें यूनिट सेल बनाता हूँ। देखो मैं ये बनाया, मैंने ये किया,
ये किया, ये किया। ये जो फेस है, ये जो यहाँ पर बना रखा है मैंने, ये क्या दिखा रहा है? एक फेस को दिखा रहा है, किसकी? इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। लेट अस से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। अब यहां से यहां तक ये क्या हुई? यहां पर रेडियस ऑफ एटम हुई। अगेन ये क्या हुई? यहां से यहां तक ये भी क्या हुई? रेडियस ऑफ एटम हुई। और यहां से यहां तक ये क्या हुआ हमारे पास? यहां पर लेंथ ऑफ एज ऑफ यूनिट सेल हुई, क्योंकि यही जो है, ये जो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक है, डी से लेकर सी तक, अगर इसे क्या बोलूँ मैं? पॉइंट ए बोलूँ, इसे बी बोलूँ, इसे सी बोलूँ, इसे डी बोलूँ, ये बनाऊँ या ये बनाऊँ, एक ही बात हुई। ठीक है, तो ये ए से लेकर बी तक बोलूँ या फिर डी से लेकर सी तक किसके बराबर हुआ? ए के बराबर हुआ। तो यहाँ पर क्या है? ए क्या है मेरे पास? यहाँ पर एज है, यानी क्या बोल सकते हैं उसको? लेंथ ऑफ एज, लेंथ ऑफ एज है। और अब देखो, अगर मैं यहाँ पर देख सकता हूँ साफ साफ, अगर आर क्या है मेरे पास? यहाँ पर रेडियस है, क्या बोल सकता हूँ इसको? एटॉमिक रेडियस बोल सकता हूँ। क्या बोल दिया मैंने इसको? एटॉमिक रेडियस बोल सकता हूँ। तो फ्रॉम फिगर जो मेरे पास आर प्लस आर, यानी जो डीसी है वो किसके बराबर है मेरे पास? ए के बराबर है। और डीसी किसके बराबर है? सिंस फ्रॉम फिगर जो डीसी है वो किसके बराबर है मेरे पास? 2r के बराबर है। तो यहाँ से मेरे पास डीसी को 2r पुट कर दो, 2r इक्वल टू कितना आ गया? ए आ गया। और यहाँ से r इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास? a/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरे पास? रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड लेंथ ऑफ एच। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये तो रिलेशन किसके लिए हो गया? r इज इक्वल टू a/2 किसके लिए हो गया? ये सिंपल क्यूबिक के लिए हो गया ना। अब किसके लिए देखते हैं हम? FCC के लिए देखते हैं, फेस सेंटर यूनिट सेल। किसके लिए? फॉर FCC ना। FCC में क्या होता है हम जानते हैं। FCC में अगर मैं सिंपल सा बनाऊं तो मेरे पास क्या होता है? एक क्यूब होता है इस तरीके से, और इस क्यूब के हर कॉर्नर पे एक एटम होता है। एक एटम इधर है, एक एटम इधर, एक एटम इधर, एक एटम इधर, एक एटम इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। और क्या होता है? यहाँ पर 6 फेस हैं और हर फेस में क्या होता है? एक एटम होता है। ये वाला एटम ये सामने वाले फेस में, ये वाला एटम सबसे पीछे वाले में, राइट वाले में, ये लेफ्ट वाले में, अपर वाले में, और ये डाउन वाले में। यानी हर फेस में क्या है हमारे पास? एक एक एटम है। और अब देखो, अब मैं क्या ले रहा हूँ? इसमें सिर्फ एक फेस ले रहा हूँ। कौन सा वाला? ये सामने वाला फेस ले रहा हूँ, ये वाला। देखो सामने वाला फेस कैसे लूंगा मैं? ये मैंने ले लिया सामने वाला फेस कुछ इस तरीके से, और मैंने अज्यूम किया कि ये एटम कहाँ पर है मेरे पास? ये जो फेस के सेंटर पे है, ये वाला कहाँ पर है? ये वाला है। ये जो उठाया मैंने इधर पर रख दिया। नाउ इसके यहाँ पर, इसके ठीक इधर पर अगर मैं इसको क्या बोलूँ? ABCD। अब सिर्फ किसको देखो? इस फेस ABCD को देखो। तो इसको हटा दूँ मैं, और फेस को हटा देता हूँ। देखो, और फेस में जो एटम रखे उनको हटा देता हूँ। ये एटम कहाँ है? इस फेस ABCD में है, ये बना दिया मैंने यहाँ पर। फिर कहाँ है? अब कौन सा वाला बनाऊंगा? बी वाला बना रहा हूं। अब देखो, अभी मैंने क्या बोला कि एक्चुअल सिचुएशन ऐसी नहीं होती है। एक्चुअल सिचुएशन में जो एटम होते हैं एक दूसरे से क्या रहते हैं? कनेक्ट रहते हैं। तो यहां पर मैंने इसको क्या कर दिया? इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। ठीक, फिर कौन सा आएगा? ये डी वाला, मैंने इसको यहां पर कनेक्ट कर दिया। ओके, फिर कौन सा आएगा? सी वाला। सी वाला भी इससे कनेक्ट रहेगा। तो ये मैंने क्या कर दिया? सी वाला इससे कनेक्ट कर दिया ना। जरूर नहीं है सबसे कनेक्ट हो, ठीक है, ये भी कंडीशन है। ओके, फिर यहां इसके साथ कर दिया। ओके, इस तरीके से ना। अब देखो बना सकता हूं यहां पर, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, और ये इसका सेंटर, और ये इस फेस का सेंटर। ओके, इतनी बात क्लियर हुई ना। इसको मैं ए बोल दूं, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, और ये पॉइंट डी। ओके, अब देखो यहां से यहां तक ये क्या है? लेंथ ऑफ एच, डी से लेकर सी तक। लेट अस से दिस इज ए। तो यहां पर भी यहां से यहां तक कितना हो जाएगा मेरे पास? ए हो जाएगा। आप ध्यान रखिए जो आपके ये गोले होने चाहिए, एटम होने चाहिए, वो परफेक्ट होने चाहिए। ठीक है, मेरे थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है तभी ये अच्छा भी नहीं दिख रहा है। ओके, नाउ अब क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर ये क्या है मेरे पास? रेडियस आर, और अगेन ये आर, फिर ये आर, फिर ये आर। तो यहाँ से मेरे पास जो मेरे पास डी बी है वो किसके बराबर है मेरे पास? 4r के बराबर है। डी बी इक्वल टू कितना है मेरे पास? यहाँ पर 4r है। नाउ इन ट्रायंगल ए डी सी में देखो, सॉरी डी बी सी में देखो, कहाँ? इन ट्रायंगल DBC। अगर ट्रायंगल DBC में देखो कैसा ट्रायंगल है? ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? DB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। तो BC यानी लेंथ ऑफ एच किसके बराबर होगी? ये A के बराबर होगी। तो कितना आ जाएगा? देखो यहाँ पर ये A का स्क्वायर, फिर प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर? DC, अगेन A का स्क्वायर, और यहाँ क्या है मेरे पास? ये DB का स्क्वायर। तो यहाँ से DB का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये 2A स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास DB इज इक्वल टू कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ 2A स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से मेरे पास DB इज इक्वल टू ये अंडर रूट ऑफ 2 तो ऐसे रहा, एंड A स्क्वायर यानी A आ गया। तो ये क्या आ गया मेरे पास? DB आ गया। और DB इक्वल टू किसके बराबर है? 4R के बराबर है। R क्या है मेरे पास यहाँ पर?
रेडियस या फिर एटॉमिक रेडियस है। देखो ये वाला एटम पूरा का पूरा आ रहा है, ये वाला एटम आधा आ रहा है, तो इसलिए सिर्फ आर आया, इसका कितना है 2r और ये r, तो कितना आ गया यहाँ पर 4r हो गया। तो dv इक्वल टू 4r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू ए, तो r इज इक्वल टू कितना आ गया अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू ए। इसको तो ऐसा भी लिख सकते हो, थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी कर सकते हो। देखो इसको कर लेता हूँ मैं यहाँ से, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पूरा का अंडर रूट यानी कितना आ गया अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 16 लिख सकता हूँ इसको, एंड मल्टीप्लाई में कितना आ गया a आ गया, क्योंकि 4 को कितना होता है 16 होता है, और 16 को अंडर रूट के अंदर रखूंगा तो 4 के बराबर ही होगा, तो ये कितना आ गया यहाँ पर कट के 8 आ गया। तो r इज इक्वल टू कितना आ गया 1 बाई अंडर रूट ऑफ 8 इंटू ए, और r इज इक्वल टू 1 बाई 2 अंडर रूट ऑफ 2 रूट 2, और मल्टीप्लाई में कितना आ गया a आ गया। ये किसके लिए आ गया रिलेशन बिटवीन r एंड a फॉर FCC। अब किस देखोगे BCC के लिए देखते हैं, जो ये क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हिंट डालो फॉर BCC। थर्ड है हमारे पास कौन सा वाला, फॉर BCC यानी बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल फॉर BCC। ना BCC कैसा होता है अभी हमने डिस्कस किया था कि होगा क्या, ऐसे क्यूब होगा हमारे पास और कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे एटम, यानी 8 कॉर्नर पर 8 एटम, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर 8 कॉर्नर, 1 कॉर्नर 2 कॉर्नर 3 4 5 6 7 8, और एक कहाँ पर होगा इसके बॉडी सेंटर पर होगा, कहाँ पर इधर पर, ये कहाँ है इसके बॉडी सेंटर पर है, ठीक है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को इस टाइप के सेल को क्या बोला हमने, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल बोला। नाउ अगेन आप देखो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देते हैं, कैसे थोड़ा इसको बड़ा बना देते हैं, आप बोल सकते हैं जो एक्चुअल में जो एटम होते हैं वो एक दूसरे का रहते हैं कनेक्ट रहते हैं, तो हमको कैसा देखने को मिलेगा। ओके, तो बनाना बड़ा आसान है, तो अगेन मैं यहाँ पर बनाता हूँ किस तरीके से, कुछ तरीका बना रहा हूँ। देखिए ये क्या है मेरे पास एक यूनिट सेल है, और यहाँ से ऐसे फिर ये। ओके, अब देखो होगा क्या, यहाँ एक एटम है मेरे पास, कहाँ पर इधर पर एक एटम है, किस ये वाला देखो, ये वाला एटम है एक, फिर कहाँ है एक एटम ये वाला है, और एक कहाँ है इन दोनों के सेंटर पे। ओके, थोड़ा सा इनको छोटा बनाना पड़ेगा मेरे को, थोड़ा सा ऐसे आप ध्यान देना, ठीक है। ये कहाँ है सेंटर पे, और ये कहाँ है इधर पे, और ये कहीं इधर पे। ओके, तो देखो ये कुछ तरीके से है, ये बाहर, ये अंदर वाला कोना है, ये बाहर वाला कोना है, ये वाला एटम कहाँ है बीच में है, और ये वाला एटम बाहर वाले कोने में, ये वाला एटम अंदर वाले कोने में। तो मुझे अगर ये पता चल जाए ये लाइन कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना होगा, अगर मैं इसको क्या बोलूँ, ये लाइन बोलूँ, देखो ए बोलूँ, इसे बी बोलूँ, और इसे मैं ए बी, और इसे मैं क्या बोल दूँ सी बोलूँ, इसे मैं डी बोलूँ, और इसे मैं ई बोलूँ। अगर मुझे ये क्या पता चल जाए, ए भी पता चलता है, इसे ये क्या है मेरे पास ए है, और ये क्या है मेरे पास यहाँ बी है, और ये क्या है सी है, और ये क्या है मेरे पास डी है, और ये क्या है मेरे पास यहाँ ई है। अब देखो ये क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये आर हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक ये आर हुआ अगेन, फिर ये आर हुआ, फिर यहाँ ये कितना हो गया आर हो गया। तो यहाँ पर ए बी इक्वल टू कितना हुआ मेरे पास 4r हुआ, और r क्या है मेरे पास रेडियस ऑफ एटम। देखो अब यहाँ पर पूरा नहीं आ रखा है, थोड़ा सा ध्यान देना आप। ओके, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेडियस, इस एटम की रेडियस, यहाँ से यहाँ तक फिर ये रेडियस, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर रेडियस, यानी कि 3r हो गया, फिर ये b तक कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 4r हो गया। तो ए बी इक्वल टू r है 4r के बराबर है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल सा यहाँ से एक लाइन खींच दे रहा हूँ किस पर, इस ए से इस सी पर, ठीक है, सिंपल सा, ताकि कुछ हेल्प मिल जाए मुझे। क्या किया मैंने, इस AC लाइन खींच दी। अब देखो ये ट्रायंगल जो होगा, जो ADC जो ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ADC है, वो कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों बोल रहा हूँ राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये एंगल कितना है 90 डिग्री है, और ये क्या है मेरे पास हाइपोटेनियस है। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा A होगा, और यहाँ से यहाँ तक ये A से लेकर D तक ये भी कितना होगा A होगा, क्योंकि ये पूरा कैसा है क्यूब है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये AC क्या है हाइपोटेनियस है, तो कितना आ जाएगा देखो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस कितना आ गया यहाँ पर ये DC स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से मेरे पास AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना AD की जो कितना है मेरे पास यहाँ पर, ओके AD है ही नहीं, अच्छा है AD की जो कितना है A है, A स्क्वायर प्लस DC कितना है मेरे पास अगेन A स्क्वायर, तो कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर ये 2A स्क्वायर आ गया। ये क्या निकल गया मेरे पास AC स्क्वायर, अब ये AC स्क्वायर भी चाहिए मेरे को, और AC इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई में कितना आ गया A आ गया। ये क्या निकल के आ गया मेरे पास यहाँ पर AC निकल के आ गया। नाउ अब मुझे निकालना तो क्या है AB निकालना है। अब देखो नाउ इन ट्रायंगल, किसमें देखो
इन ट्रायंगल ए बी सी में देखो, और ट्रायंगल ए बी सी में जो ए बी होगा वो क्या होगा, हाइपोटेनियस, और ये एंगल कितना होगा 90 होगा, क्योंकि ये क्या है परपेंडिकुलर है इस प्लेन में, तो यहाँ पर भी ये क्या होगा 90 होगा। ये एंगल सी क्या होगा 90 होगा, क्योंकि एंगल सी इक्वल टू कितना डिग्री है मेरे पास 90 डिग्री है, तो ए बी क्या होगा मेरे पास हाइपोटेनियस होगा। तो अगेन इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो कितना हो जाएगा, सॉरी ए बी क्या होगा हाइपोटेनियस होगा, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर बी सी स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा ये ए सी स्क्वायर। तो ये ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, बी सी की वैल्यू कितनी है बी सी बी सी बी सी बी सी बी सी यानी ये बी सी यानी कितना है ए, लेंथ ऑफ एच कितना आ जाएगा मेरे पास ये ए स्क्वायर, फिर ए सी स्क्वायर की वैल्यू अभी निकाल लेंगे कितनी है 2a स्क्वायर, कितनी है मेरे पास 2a स्क्वायर है, तो कितना आ जाएगा ये 3a स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या निकल गया मेरे पास ए बी स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर, तो यहाँ से ए बी इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास अंडर रूट ऑफ 3 इंटू ए आ गया। अब ए बी इक्वल टू कितना है 4a है, तो 4r है, तो 4r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 3 इंटू कितना आ गया a आ गया, और r इज इक्वल टू कितना आ गया अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू कितना आ गया r a आ गया। ये क्या आ गया रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड लेंथ ऑफ एच, किसके लिए फॉर बीसीसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हमने क्या डिस्कस किया फॉर एससी के लिए कितना था हमारे पास, एससी के लिए r इज इक्वल टू ए अपॉन 2 था, फॉर हमारे पास एफसीसी के लिए कितना था बताओ r इज इक्वल टू 1/2 रूट 2 इंटू ए था, और फॉर बीसीसी के लिए कितना है अभी हमारे पास ये r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3/4 इंटू कितना आ गया ए आ गया। ये तीन के तीन आपको रिलेशन क्या होने चाहिए याद होने चाहिए। तो ये तो क्या होगा हमारा आज का लेक्चर हो गया। अब आने वाले लेक्चर में हम पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि क्या है इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तो थैंक यू, धन्यवाद।